नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। तो मेरे बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने बातें डिस्कस की थी वो झीलों को लेकर की थी। झील जिसे हम इंग्लिश में लेक बोलते हैं, और तमाम ज़िले हरियाणा की हम पढ़ चुके थे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। गुरुग्राम जिले के अंदर जितनी ज़िले थी, फरीदाबाद के अंदर जितनी ज़िले हैं, नू जिले के अंदर जितनी ज़िले हैं, यानी कि हर ज़िले से जितनी भी ज़िले हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने लायक थी, वो सारी की सारी ज़िले पिछली क्लास में मैं आप लोगों को कवर करवा चुका था। तो अपना जो ये टॉपिक चला हुआ है, इस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का अपवा तंत्र। और हरियाणा का अपवा तंत्र में एक पार्ट और हमारा बचता है, उस पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपना ये टॉपिक फिनिश होगा और फिर हरियाणा की ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो बच्चों हमारा बचता है टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा के अंदर, उसका नाम है कैनाल सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो नहर तंत्र होगा, नहरें आप सभी जानते होंगे जिसे इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं। नदी और नहर के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे कि नदी जो है वो जल का बहता हुआ प्राकृतिक रूप होता है, और नहर जो होती है मेरे बच्चों वो जल का बहता हुआ कृत्रिम रूप होता है। तो नहर जो है वो अपना रास्ता खुद नहीं बनाती, बल्कि इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा उनको रास्ता बना के दिया जाता है। तब जाके वो पानी जो है वो एक निश्चित रास्ते में फ्लो करेगा, निश्चित पाथ के ऊपर फ्लो करेगा। उसी कृत्रिम रूप से बहते हुए जल को हम क्या बोलेंगे? नहर बोलेंगे। तो बच्चों, नहर आज हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा की जो महत्वपूर्ण नहरें हैं उनको पढ़ने के बाद अपना ये टॉपिक क्या होगा? फिनिश होगा। ठीक है, चलेगा। फिर हेडिंग डालिएगा। हरियाणा की प्रमुख नहरें। हरियाणा की प्रमुख नहरें हम पढ़ेंगे। नहरें जो निकाली जाती हैं बच्चों, या तो डैम से निकाली जाती हैं या डायरेक्ट नदियों से ही निकाल दी जाती हैं। जो नहरें डैम से निकलेंगी, उन नहरों से आने वाला जो जल है वो हमेशा आपको कांच की तरह साफ नजर आएगा। और जो नहरें डायरेक्ट नदियों से निकाल दी जाती हैं बच्चों, उनका जो जल होगा वो आपको थोड़ा सा मैला नजर आएगा, गंदा नजर आएगा, मिट्टी मिला नजर आएगा। नहरें आपकी कच्ची भी हो सकती हैं, नहरें आपकी पक्की भी हो सकती हैं। कच्ची नहरों का जो जल होगा वो हमारा बच्चों पीने लायक जल नहीं होता है, मिट्टी मिला हुआ जल होगा। पक्की नहरों के अंदर जो जल होता है वो सारा का सारा जल पेयजल की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से क्षेत्रों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो अपने हरियाणा के अंदर काफ़ी नहरें हैं। एक बार मैं आपको सारी की सारी नहरों के नाम बता देता हूं, कौन कौन सी नहरें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक एक नहर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जिसे हम बोलेंगे वेस्टर्न यमुना कैनाल। फिर पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांच होंगी उनको पढ़ेंगे। पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांच होंगी, ब्रांच जिसे हम बोलेंगे शाखाएं। उन शाखाओं में बच्चों हम बात करेंगे, एक तो सिरसा ब्रांच की। ब्रांच का मतलब है शाखा जो पानी प्राप्त करेगी पश्चिमी यमुना नहर से। एक हम बात करेंगे सिरसा ब्रांच की। एक होगी बच्चों जवाहरलाल नेहरू ब्रांच। जवाहरलाल नेहरू नहर। एक हम पढ़ेंगे हांसी बुटाना ब्रांच। एक हम पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली ब्रांच। एक हम पढ़ेंगे मुनक नहर। मुनक नहर। एक हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से
आपकी जो नहर होगी या ब्रांच होगी सुंदर ब्रांच। तो पश्चिमी यमुना नहर से जो जो नहरें पानी प्राप्त करेंगी वो बच्चों ब्रांच कहलाएंगी, शाखाएं कहलाएंगी। तो इन सारी की सारी नहरों को हम डिस्कस करेंगे। पश्चिमी यमुना नहर के बाद दूसरी जो हमारी नहर होगी बड़ी हरियाणा के अंदर, वो होगी भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। और बच्चों भाखड़ा नहर की जो जो शाखाएं होंगी वो हम पढ़ेंगे। शाखाएं या ब्रांच। भाखड़ा नहर की जो ब्रांच है बच्चों, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक तो नरवाना नहर या नरवाना ब्रांच बोल सकते हो। नरवाना ब्रांच के बाद हम पढ़ेंगे बरवाड़ा ब्रांच। बरवाड़ा ब्रांच। बरवाड़ा ब्रांच के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों जूइन ब्रांच, या आप नहर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एक होगी बच्चों भिवानी ब्रांच। एक होगी बच्चों सिद्धमुख ब्रांच। सिद्धमुख ब्रांच, ठीक है। एक होगी लोहारू नहर। लोहारू नहर, ठीक है। तो ये दो नहरें और इन दो नहरों से निकलने वाली कुछ और नहरें, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो नहर हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी गुड़गांव नहर। एक हम पढ़ेंगे दादूपुर नलवी नहर। और मेरे बच्चों एक हम पढ़ेंगे कौन सी नहर जिसके ऊपर विवाद है हरियाणा और पंजाब का, उसको बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक, SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। तो इस नहर के ऊपर बच्चों बहुत बड़ा विवाद है हरियाणा और पंजाब का, ठीक है। तो इन नहरों को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे जो है ना एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले जिस नहर को हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, वो आपकी नहर होगी वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर हम पढ़ेंगे। चलिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा। फिर सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर। बड़े इंपॉर्टेंट नहर है बच्चों, और एग्जाम के अंदर जब भी नहर से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पश्चिमी यमुना नहर से पूछता है या भाखड़ा नहर से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी यमुना नहर को हम इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोल देंगे, WYC बोल देंगे।
अब देखिएगा पिछली क्लास जिस जिस बच्चे ने अटेंड की थी, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मेरे बच्चों एक डैम, कौन सा डैम? ताजे वाला डैम। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक डैम पढ़ाया था, और ये जो डैम है बच्चों, इसका नाम मैंने आपको बताया था ताजे वाला। इसका नाम क्या बताया? ताजे वाला बांध। ताजे वाला जो बांध है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि कौन सी नदी पे है सर? ये यमुना नदी पर है सर। ये भी मैंने बताया था कि ये ताजे वाला जो बांध है बच्चों, ये कब बना था सर? ये बना था 1873 ईस्वी के अंदर। ठीक है। इसी ताजे वाला बांध से बच्चों क्या किया गया, एक नहर निकाल दी गई राइट हैंड दिशा में। जो राइट हैंड दिशा में जाएगी बच्चों, तो राइट हैंड वाली दिशा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उल्टे हाथ वाली दिशा हमेशा पूर्व होती है, तो इसको बोल दिया हमने पूर्वी नहर। क्या बोल दिया? पूर्वी नहर। अब ताजे वाला जो बांध है ये कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर। तो इस पूर्वी नहर के अंदर आने वाला जो पानी है वो कौन सी नदी का पानी होगा? यमुना नदी का। तो यमुना नदी का पानी जब ये नहर लेती है तो बच्चों इसका नाम रखा जाता है ईस्टर्न यमुना कैनाल, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है। तो पूर्वी यमुना नहर इसका नाम क्यों पड़ा, समझ चुके हो? बिल्कुल समझ चुके हैं सर, क्योंकि ये ताजे वाला बांध से राइट हैंड दिशा में गई है। तो एक नहर फिर ताजे वाला बांध से बच्चों लेफ्ट हैंड दिशा में गई। कौन सी दिशा में गई? लेफ्ट हैंड दिशा में गई। जो लेफ्ट हैंड दिशा में जाएगी बच्चों, तो लेफ्ट हैंड दिशा कौन सी होगी आपकी सर? लेफ्ट हैंड दिशा जो होगी हमारी, उसका नाम होगा पश्चिम। तो इसको हमने बोल दिया पश्चिमी यमुना नहर। ये दोनों की दोनों नहरें ताजे वाला बांध से एक साथ निकाली गई थी बच्चों। और जब ये दोनों की दोनों नहरें एक साथ निकाली गई थी, ये निकाली गई थी कब? 1879 ईस्वी के अंदर। कब निकाली गई थी? 1879 ईस्वी के अंदर दोनों की दोनों नहरों को मेरे बच्चों एक साथ निकाला गया था। अब ताजे वाला बांध से आप राइट हैंड दिशा में देखोगे तो आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश। क्या नजर आएगा? उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी यमुना नहर के द्वारा कौन से राज्य के अंदर सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। कौन से राज्य में सिंचाई? उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई। और बच्चों ताजे वाला बांध से खड़े होकर आप लेफ्ट हैंड दिशा में देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा पूरा का पूरा अपना हरियाणा। हरियाणा राज्य में सिंचाई। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1879 के अंदर उत्तर प्रदेश के खेतों को सींचने के उद्देश्य से जो नहर निकाली गई थी, उस नहर का नाम क्या था? तुम बोलोगे पूर्वी यमुना नहर। मैं आपसे पूछूं हरियाणा क्षेत्र के खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी नहर ताजे वाला बांध से 1879 के अंदर निकाली गई थी मेरे बच्चों? तो तुम बोलोगे वो है पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल, हरियाणा राज्य में। सिंचाई के उद्देश्य से। ठीक है। अब ताजे वाला जो बांध है इसका रिप्लेसमेंट कौन है बच्चों? ताजे वाला बांध का रिप्लेसमेंट है हथनी कुंड बैराज। तो आज जो ये दोनों की दोनों नहरें हैं, ये कहां से निकलती हैं? हथनी कुंड बैराज से। क्योंकि ताजे वाला बांध तो पुराना हो चुका था, मैंने आपको डैम में पढ़ाया भी था। और ताजे वाला बांध का रिप्लेसमेंट, ताजे वाले बांध को बदलने के लिए ही बच्चों एक बैराज बनाया गया था। उसी को हम मछुआरों का संरक्षण स्थान बोलते हैं, हथनी कुंड बैराज के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपको दो तीन बातें मोटी मोटी ध्यान रखनी है। अब सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, इसकी जो खुदाई है वो सबसे पहले मेरे बच्चों 12वीं सदी के अंदर की गई थी। कौन सी सदी के अंदर की गई थी? 12वीं सदी के अंदर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले इस नहर की खुदाई। तो मेरे बच्चों सबसे पहले इस नहर की जो खुदाई है वो कौन सी सदी के अंदर? सर 12वीं सदी में।
ठीक है। और 12वीं सदी के अंदर आप सभी जानते हैं किसका युग चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान के समय ही मेरे बच्चों इस नहर की सबसे पहले खुदाई की गई थी, लेकिन इसको मंजिल तक नहीं पहुंचाया गया था, इसके अंदर पानी नहीं आया था, ये बीच क्षेत्रों के अंदर कहीं कहीं से खोद के छोड़ दी गई थी। उसके बाद बच्चों ये अपना अस्तित्व खोती चली जाती है। दोबारा से इसको खोदने का जो श्रेय जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। दोबारा से इसकी जो खुदाई है बच्चों वो 14वीं सदी के अंदर करवाई जाती है। और 14वीं सदी के अंदर नहरों के लिए जाने जाते हैं बच्चों कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा भी दोबारा से जब इसकी खुदाई करवाई गई तो इसको मंजिल पर नहीं पहुंचाया गया, इसके अंदर पानी नहीं आया था बच्चों, इसको किसी डैम से किसी नदी से नहीं जोड़ा गया था। और जब तक किसी नहर को नदी या डैम से नहीं जोड़ेंगे तब तक उस नहर के अंदर पानी नहीं आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी दोबारा से खुदाई जरूर करवाने का काम किया, लेकिन इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम नहीं किया। फिर हम बात करते हैं 19वीं सदी के अंदर। 19वीं सदी के अंदर 30 दिसंबर 1803 को बच्चों अंग्रेजों ने अपने हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया था। एक संधि हुई थी, सुरजीअंजन गांव की संधि, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उस संधि की बदौलत ही मराठों ने अपना जीता हुआ उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंपने का काम किया था। उत्तर भारत में ही अपना हरियाणा आता है, तो अपने हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का जो अधिकार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है बच्चों, वो सुरजीअंजन गांव की संधि के बाद 30 दिसंबर 1803 को हो जाता है। और अंग्रेज बड़े चालाक थे, अंग्रेजों ने सोचा कि इस हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो जमीन है वो जमीन बड़ी उपजाऊ है और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादित करके हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूत बना सकते हैं यदि हम एक बड़ी नहर हरियाणा क्षेत्रों को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से करवा दे। तो बच्चों फिर अंग्रेजों ने अपने दो बड़े इंजीनियर बुलाए। दो बड़े इंजीनियर जो बुलाए थे ये बंगाल से बुलाए गए थे, जिनमें एक का नाम GR बलेन था और एक का नाम था रैनी। बच्चों ये जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहर की खुदाई दोबारा से 14वीं सदी के अंदर करवाई गई थी बच्चों, धीरे धीरे इसके अंदर अवसाद बढ़ता चला जाता है। सेडिमेंट, कूड़ा करकट, गंदगी जो खोदी गई थी ये नहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं सदी में, धीरे धीरे कूड़ा करकट गंदगी जमा होने के कारण ये पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। ये जो पूर्ण रूप से बंद हुई थी ये 1750 में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पश्चिमी यमुना नहर अवसादन के कारण कब बंद हुई थी? तो आप बोलेंगे वर्ष 1750 में। अवसादन के कारण यह नहर बच्चों क्या हो गई थी? पूर्णतः बंद हो गई थी। ठीक है। फिर बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा इस नहर की जो खुदाई है वो दोबारा से करवाई जाती है। और 1879 के अंदर GR बलेन वह रैनी नामक इंजीनियरों ने GR बलेन और एक क्या था मेरे बच्चों, रैनी था, इन दोनों के दोनों ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस नहर को ताजेवाड़ा बांध से जोड़ने का काम किया था। इस नहर को बच्चों कौन से डैम से जोड़ दिया गया था सर? ताजेवाड़ा बांध से जोड़ दिया गया था।
ठीक है। जब जोड़ा गया तो इसके अंदर बच्चों पानी आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से दो नहरें एक साथ अंग्रेजों ने निकालने का काम किया था। एक पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश के खेतों को सींचने का काम करती थी, उसे हम पूर्वी यमुना नहर बोलेंगे। एक लेफ्ट हैंड दिशा में बच्चों हरियाणा के खेतों को सींचने का काम करना स्टार्ट कर देती है, उसे हम वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर बोलते हैं। ठीक है। ये जो नहर है ये अपने हरियाणा की बच्चों सबसे पुरानी नहर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर है। बात करें बच्चों इसकी कुल लंबाई की, इसकी जो कुल लंबाई आपको हरियाणा जीके की किताबों में लिखी हुई नजर आएगी वो 3226 लिखी हुई नजर आएगी। लेकिन बच्चों 3226 किलोमीटर लंबी नहर तो भारत में ही नहीं है। भारत की सबसे लंबी नहर आप लोग इंदिरा गांधी नहर पढ़ते होंगे। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई भी 649 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 3226 बताया गया है। तो 3226 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है ना बच्चों वो ब्रांचों के सहित है। यहाँ से जितनी और छोटी मोटी नहरें, छोटे मोटे जो हमारे बच्चों रजवाहे वगैरह निकाले जाएंगे ना, जो बड़ी बड़ी नालियां होती हैं, उनकी लंबाइयों को जोड़ के हम बात करें तो ब्रांचों सहित इसकी लंबाई बताई जाती है 3226 किलोमीटर। लेकिन हमें ब्रांचों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी मुख्य लंबाई के बारे में लेना देना है। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी मुख्य लंबाई कितनी है तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसकी मुख्य लंबाई 325 किलोमीटर है। मुख्य का मतलब होता है खुद खुद की लंबाई। ठीक है। ब्रांचों को यदि हम छोड़ दें और सिर्फ इसकी मुख्य लंबाई के बारे में हम जानना चाहें तो इसकी मुख्य लंबाई है मेरे बच्चों 325 किलोमीटर। और इससे लंबी नहर हरियाणा के अंदर कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। ठीक है। 325 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर। हम बात करें ये हरियाणा की कितने हेक्टेयर भूमि को सींचती है बच्चों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सींचती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को मेरे बच्चों ये सींचती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कीजिएगा जल्दी से नोट। अब हम इसकी ब्रांच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रांच पढ़ेंगे बच्चों। चलेगा, नोट कर चुके होंगे सारे के सारे बच्चे? बहुत अच्छे। पश्चिमी यमुना नहर के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जो हमारी इसकी शाखाएं होंगी। तो हेडिंग डालिएगा पश्चिमी यमुना नहर की शाखाएं। पश्चिमी यमुना नहर की शाखाओं में मेरे बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा अपना कि जवाहरलाल नेहरू नहर पानी कौन सी नहर से प्राप्त करती है? आपको बोलना है पश्चिमी यमुना नहर से। जवाहरलाल नेहरू जो नहर है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण हरियाणा के जिलों को पानी उपलब्ध करवाने का काम करती है।
दक्षिण हरियाणा के जिलों को अपना जल या पानी उपलब्ध करवाती है बच्चों। ठीक है, तो अपने हरियाणा के दक्षिण के सारे जो जिले हैं वो बच्चों टिके हुए हैं कौन सी नहर के पानी के ऊपर? जवाहरलाल नेहरू नहर के पानी के ऊपर। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे लाइफ लाइन ऑफ साउथ हरियाणा बोल देंगे। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा मेरे बच्चों इसे कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ साउथ हरियाणा इसे कहा जाता है। बात करें ये निकाली गई कहां से है? ये निकाली गई है बच्चों खूबड़ू ब्रांच से, खूबड़ू हेड से। खूबड़ू हेड सोनीपत। खूबड़ू गांव मशरूम की खेती के लिए भी जाना जाता है, मशरूम जिसे आप खुम भी बोलते हैं। तो खूबड़ू हेड सोनीपत से मेरे बच्चों इस नहर को निकाला गया है। ठीक है, हम बात करें तो दक्षिण हरियाणा के जिलों में बच्चों सबसे जो महत्वपूर्ण जिला है वो हमारा कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा सूखा रहता है वो हमारा महेंद्रगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पानी इस नहर से प्राप्त होता है वो कौन से जिले के खेतों को प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़ जिले के खेतों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यदि एक जिले का नाम लेके पूछे कि बताइएगा जवाहरलाल नेहरू नहर कौन से जिले के अंदर सिंचाई करने का काम करती है, तो बच्चों यदि एक जिले का नाम आपसे पूछे ना तो सबसे पहले आपको तवज्जो देनी है, प्रेफरेंस देनी है किसको? महेंद्रगढ़ को, महेंद्रगढ़ को। ठीक है, तो खूबड़ू हेड सोनीपत से इसे निकाला गया है। हम बात करें तो इस नहर में सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया था ना, इस नहर में सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया बच्चों वो 1976 में छोड़ा गया था, 1976 ईस्वी के अंदर छोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन हम बात करें तो महेंद्रगढ़ के लोगों को इस नहर की जरूरत का जो आभास हुआ था वो कब हुआ था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ के लोगों को इस नहर की जरूरत का आभास, बच्चों किसी भी चीज की जरूरत का आभास कब हमें होता है? हमें तब होता है जब हमारे ऊपर क्या आ जाए? संकट आ जाए। क्या आ जाए? संकट आ जाए, है ना। और महेंद्रगढ़ के लोगों के ऊपर संकट आया था, क्यों? क्योंकि 1987 के अंदर 1987 के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर बच्चों भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था। 1987 के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था, जिसके चलते यहाँ पर खेतों में खड़ी फसल खराब होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर इस महेंद्रगढ़ के खेतों के अंदर खड़ी हुई फसलों को बचाने के लिए इस नहर में पानी छोड़ा गया था। और इस नहर में पानी छोड़ के जब महेंद्रगढ़ के खेतों में खड़ी हुई फसलों को बच्चों खराब होने से बचाया गया, तब लोगों के दिमाग में ये बात गई कि आज हम जो जिंदा हैं, आज हमारे पास जो खाने के दाने घर में आए हैं, वो इस नहर के अंदर पानी छोड़े जाने के कारण आए हैं। और उन्होंने बच्चों ये मन ही मन आभास जो है व्यक्त किया था कि आज यदि हमारे पास ये नहर ना होती तो हमारे घर में खाने के भी दाने नहीं होने वाले थे। तो जब भी संकट आता है तभी उस चीज की जरूरत का हमें आभास होता है। तो महेंद्रगढ़ के लोगों को इस नहर की जरूरत का आभास कौन से साल हुआ था? 1987 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी फसल को बचाया गया था इस नहर के अंदर पानी छोड़ के महेंद्रगढ़ जिले के खेतों को या फसलों को? तो आपको पता होना चाहिए वो फसलें कौन सी होंगी जिन फसलों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और पानी की ज्यादा जरूरत होती है कौन सी फसल को?
खरीफ की फसल को, जिन्हें आप गर्मियों में बोओगे, जैसे आप कपास है, कपास के साथ साथ हम धान की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, धान को हम चावल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फसलें होती हैं इनको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है महेंद्रगढ़ जिले की खरीफ फसलों को वर्ष 1987 में बचाया गया था बच्चों। वर्ष 1987 के अंदर बचाया गया था, ठीक है। तो ये थी आपकी जवाहरलाल नेहरू पहली ब्रांच, आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो ब्रांच है बच्चों वो है सिरसा ब्रांच। सिरसा जो ब्रांच है ये भी पानी प्राप्त करती है किससे? पश्चिमी यमुना नहर से। बात करें सिरसा ब्रांच के बारे में तो बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये निकाली कब गई थी? वर्ष 1896 में। इंद्री से बच्चों इसे निकाला गया था। इंद्री करनाल से इसे निकाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हांसी ब्रांच। हांसी ब्रांच, हांसी जो ब्रांच है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से निकाली गई। ये मुनक से निकाली गई थी। मुनक कहाँ है बच्चों? करनाल के अंदर है। कहाँ है? करनाल के अंदर है। तो ये निकाली गई थी कब? वर्ष 1959 के अंदर। तो ये जो डीपली मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में ही बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी बच्चों। आसान आसान क्वेश्चन कभी सिलेक्शन नहीं देते हैं, सिलेक्शन हमेशा मुश्किल चीज़ें देती हैं, ठीक है। और मुश्किल चीज़ें वो होती हैं जो आज तक हमने ना पढ़ी हो और आपने ये बातें आज तक नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो वर्ष 1959 ईस्वी में मुनक नामक गांव से बच्चों इसे निकाला गया। मुनक भी कौन से जिले का गांव है? करनाल जिले का गांव है। एक मुनक पंजाब में है लेकिन ये करनाल वाला मुनक है बच्चों। ठीक है। हांसी ब्रांच के बाद नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मुनक नहर। अब मुनक नहर कहाँ से निकाली गई होगी? मुनक नहर निकाली गई होगी सर मुनक गांव करनाल से ही। तो बच्चों ये जो नहर है ये अपने भारत की राजधानी दिल्ली को पानी उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से निकाली गई थी और दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच इस नहर को बनाए जाने को लेकर एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। ये समझौता होता है दोनों सरकारों के बीच 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। तो मुनक जो नहर है बच्चों ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच इस नहर को बनाए जाने को लेकर जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? दिल्ली सरकार व हरियाणा सरकार के बीच समझौता। बच्चों ये समझौता हुआ था वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 में, ठीक है। और इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया था 2003 में। नहर निर्माण कार्य जो शुरू है ये वर्ष 2003 के अंदर। और बच्चों ये वर्ष 2012 से क्या है, नहर स्टार्ट हो जाती है।
अब ये जो नहर है मुनक नहर, ये हाईलाइट होती है कब? ये हाईलाइट होती है जाट आरक्षण के दौरान। हरियाणा के अंदर जब मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी, तो बच्चों सीएम पद की शपथ लेते ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था मनोहर लाल खट्टर को। एक तो आप सभी को पता होगा कि बरवाड़ा के अंदर जो रामपाल जी महाराज थे उनके साथ पंगा हो गया था, है ना। फिर बच्चों डेरा सच्चा सौदा आश्रम भी जो प्रकरण है वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हुआ। और इन दोनों प्रकरण के बीच में बच्चों जाट आरक्षण भी हुआ था। और जाट आरक्षण के दौरान जब जाटों की बात सरकारें नहीं सुन रही थी, तो बच्चों फिर जाटों ने अपनी बात सुनवाने के लिए दिल्ली के नेताओं के ऊपर बच्चों एक प्रतिबंध लगाने का क्या कर लिया था, फैसला ले लिया था। और ये फैसला ये था कि जो दिल्ली है वो बेचारी सारी की सारी डिपेंड है कौन सी नहर के ऊपर? मुनक नहर के ऊपर। दिल्ली के सारे जो लोग हैं, दिल्ली के अंदर जो सारे के सारे नेता, जो पूरा का पूरा वीवीआईपी कल्चर है बच्चों, उसको बिना पानी के तो काम नहीं चलने वाला, तो मुनक नहर ही उसको पानी देती है। तो जाटों ने बोला कि ऐसे तो ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये हमारी बात तब सुनेंगे जब हम दिल्ली जाने वाले पानी को ही रोक लेंगे। तो उन्होंने मुनक नहर के ऊपर जाके बच्चों पानी को रोकने का ऐलान कर दिया था। तब जाके सबसे पहले यहां पर किसानों के ऊपर और जाटों के ऊपर बच्चों क्या चलवाई थी? गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो ये जो मुनक नहर है ये उस समय हाईलाइट होती है पूरे हरियाणा और उत्तर भारत के अंदर जब जाट आरक्षण हुआ था। बच्चों देखिएगा, दिल्ली के लिए जब पानी उपलब्ध कराती है मुनक नहर, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे दिल्ली की जीवन रेखा बोल देंगे। ठीक है, तो आपको यहां नोट करके एक बात लिख लेनी है कि दिल्ली की जीवन रेखा कौन सी नहर को बोलते हैं? मुनक नहर को बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। जल ही जीवन है बच्चों, जब जल ही नहीं होगा तो जीवन चलेगा ही नहीं। तो दिल्ली की जो लाइफ लाइन होगी, जीवन रेखा होगी, वो आपकी मुनक नहर होगी। ठीक है, जो निकाली गई है मुनक गांव करनाल से। जो मुनक गांव करनाल से बच्चों निकाली गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 ब्रांच इसकी पढ़ा दी है। और उसके अलावा 2 ब्रांचों के नाम ध्यान रखने हैं। वो 2 ब्रांच कौन सी हैं? एक तो है आपकी वो दिल्ली ब्रांच, ठीक है, और एक मेरे बच्चों है आपकी सुंदर ब्रांच। सुंदर ब्रांच जो है ये आपकी हांसी की तरफ आती है और हांसी और भिवानी जिले के कई गांवों को बच्चों पानी उपलब्ध करवाती है। कौन सी ब्रांच? सुंदर ब्रांच। ठीक है, तो ये है हमारी पहली नहर पश्चिमी यमुना नहर, और पश्चिमी यमुना नहर की ये है सारी की सारी शाखाएं। जल्दी से कर लीजिएगा नोट। अब पढ़ेंगे भाखड़ा नहर। कौन सी नहर पढ़ेंगे बच्चों? भाखड़ा नहर पढ़ेंगे। चलेगा, नोट कर चुके होंगे मेरे बच्चों। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर कल से शुरुआत करेंगे एक नए और टॉपिक की। वो भी एक लेंथी टॉपिक होगा। तो 2-3 जो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के अंदर वो काफ़ी लेंथी हैं। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक होंगे। डेली एक क्लास में एक टॉपिक अपना फिर कंप्लीट हो जाया करेगा। तो सिलेबस जो है हमारा, हमारे पास अभी 2 महीने हैं ना, तो 2 महीने में मैं आपका सिलेबस अच्छे से कवर करवा दूंगा। सिलेबस की चिंता मत करना बस। तो 2 से 2.5 महीने में अपना सिलेबस अच्छे से हो जाएगा।
और पढ़ाई को अच्छे से ही पढ़ना चाहिए ना। सिलेबस के चक्कर में ऐसा नहीं है कि सिलेबस तो बच्चों में 1 महीने में भी करवा सकता हूँ और सिलेबस मैं 4 महीने में भी करवाता हूँ या 5 में भी करवाता हूँ या 6 में भी करवाता हूँ ना, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे शब्दों के अंदर तो सिलेबस की जो परिभाषा है वो ये है कि जैसा हम क्लास में पढ़ें वैसा पेपर में हमें मिलना चाहिए, वही सिलेबस है। और बच्चों जितना भी तुम पढ़ के जाओगे, यदि पेपर में हमारे क्वेश्चन कवर ही नहीं होंगे तो वो सिलेबस बच्चों अपने काम का था ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस जो होगा ना वही माना जाएगा सिलेबस अच्छा, जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो आप समय दे के अब क्लास में मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो और जब पेपर में बैठोगे सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको वहाँ पेपर में देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, तभी तो दिल क्या होगा, खुश होगा। और यही सिलेबस हमारे क्या है, काम का माना जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको काम का सिलेबस करवा रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मेलिटी वाला सिलेबस नहीं करवा रहा हूँ। अक्सर आप देखते होंगे ऑफलाइन एकेडमीज़ के अंदर, है ना, कि सिलेबस जो वहाँ करवाया जाता है वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ टाइप करवाया जाता है, क्योंकि एक तो बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता, बच्चा ही चाहता है कि मेरे को बस मात्र 20-25 पेज पढ़ने को मिल जाए और 20-25 पेज पढ़ने के बाद मेरे को नौकरी मिल जाए। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि 20-25 पेज पढ़ के नौकरी मिलने वाला जो दौर था वो 1990 का दौर था मेरे बच्चों। अब आप 2022 में जी रहे हो, तो आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, और जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते तब तक आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। बस आपको सिलेबस को माइंड में नहीं लेके आना है, आपको डेली जितना पढ़ने को मिले उतना आपको पढ़ते जाना है, जितना आपको नया सीखने को मिले उतना आपको सीखते जाना है। और ये हमें पढ़ना होगा, ये हमें सीखना होगा। कब तक हमें सीखना होगा? तब तक जब तक हमारे घर में क्या नहीं आ जाती, नौकरी नहीं आ जाती, बस, ठीक है। यही सिलेबस की डेफिनेशन है। आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अब भाखड़ा नहर। सेकंड जो नहर है भाखड़ा पढ़ेंगे और उसकी ब्रांच के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाखड़ा नहर, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाखड़ा नहर कहां से निकाली गई है। ये निकाली गई है पंजाब से। पंजाब राज्य में सतलुज नदी के ऊपर नांगल नाम के गांव के अंदर एक डैम बनाया गया, जिसे हम बोलेंगे नांगल बांध। और नांगल बांध बनाकर ही बच्चों इसको निकाला गया है, ठीक है। तो पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर इसको क्या है, निकाला गया है। बच्चों हम बात करें, भाखड़ा नहर पंजाब राज्य के जिलों में बहते हुए हरियाणा में एंटर जो करेगी वो सबसे पहले करेगी टोहाना के अंदर। हरियाणा में जो सबसे पहले प्रवेश करेगी बच्चों वो करेगी टोहाना फतेहाबाद। टोहाना फतेहाबाद, ठीक है। ये जो टोहाना है, जब इस टोहाना के अंदर भाखड़ा नहर एंटर करती है तो मेरे बच्चों इस भाखड़ा नहर से अलग अलग दिशाओं में 5 नहरें एक साथ निकाल दी जाती है। ये हरियाणा का वो शहर है जहां से सबसे ज्यादा संख्या में 5 नहरें निकलती हैं एक साथ भाखड़ा नहर से। तो बच्चों इसीलिए इसे हरियाणा में बोल देते हैं नहरों का नगर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नहरों का नगर किसे कहा जाता है, तो नहरों का नगर बोल सकते हैं, या बच्चों इसे हम इंग्लिश में बोल देंगे कैनाल सिटी। कैनाल को नहर ही बोलते हैं, कैनाल सिटी ऑफ हरियाणा। तो कौन होगा? वो टोहाना होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से 5 नहरें अलग अलग दिशा में और निकाली जाती है। बच्चों बात करें भाखड़ा नहर का जो निर्माण है,
वो 1954 के अंदर हुआ था। बात करें मेरे बच्चों इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। बच्चों भाखड़ा जो नहर है ये हरियाणा की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। प्रदेश की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है सर, सींचती है। बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना, ये किसके इज इक्वल टू होता है सर, 2.5 एकड़ के। एक हेक्टेयर जो होता है वो किसके इज इक्वल टू होता है, 2.5 एकड़ के इज इक्वल टू होता है। इसकी जो ब्रांच है वो हम पढ़ेंगे, भाखड़ा नहर की कौन कौन सी ब्रांच हैं। ब्रांच में बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नरवाना ब्रांच। नरवाना ब्रांच तो जींद जिले की नरवाना तहसील और कलायत क्षेत्र के कई गांवों के अंदर बच्चों सिंचाई करने का काम करती है कौन सी ब्रांच, नरवाना ब्रांच। ठीक है, तो नरवाना ब्रांच जो सिंचाई करेगी ये बच्चों नरवाना तहसील और कलायत। कलायत जो है ना बच्चों ये कैथल का हिस्सा है, नरवाना जींद जिले की तहसील है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नरवाना ब्रांच है इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। बच्चों इसकी जो क्षमता है वो आपको ध्यान रखना है 2700 क्यूसेक है। सर ये क्यूसेक क्या है मेरे बच्चों, जब पानी खड़ा होगा, जब पानी एक जगह के ऊपर स्थिर होगा तो हम पानी को लीटर के अंदर माप सकते हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है तो बच्चों हम उसको लीटर में थोड़ी माप सकते हैं। हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि इस नहर के अंदर इतना लीटर पानी है, लेकिन हम तालाब के अंदर तो लीटर में पानी भर सकते हैं कि हमने इतना लीटर पानी इस तालाब के अंदर ठोक दिया है ना। तो बच्चों जो बहता हुआ पानी होता है, जो फ्लो करता हुआ वाटर होता है, तो फ्लो होते हुए पानी को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, क्यूसेक होती है। बहते हुए पानी को मापने की इकाई होती है क्यूसेक। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितना पानी बह के आगे निकल गया। मेरे बच्चों 1 क्यूसेक जो होता है ना, 1 क्यूसेक पानी, वो आपको पता होना चाहिए 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब है 1 सेकंड के अंदर इतने लीटर पानी फ्लो करके जब आगे निकल जाएगा, 1 सेकंड के अंदर जब इतने लीटर पानी फ्लो करके आगे निकल जाएगा तो हम बोल देंगे कि कितने क्यूसेक पानी हो चुका है, 1 क्यूसेक पानी हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों 1 सेकंड के अंदर इतने लीटर पानी जब बह के आगे निकल जाता है तो उसी को बोलते हैं 1 क्यूसेक। तो नरवाना नहर के अंदर 1 सेकंड में 2700 को गुणा करोगे 28.317 लीटर से, इतने लीटर पानी बह के आगे निकलता है। ठीक है, ये जो नरवाना ब्रांच है ये पानी उपलब्ध करवाती है बच्चों किसको, एक तो ब्रह्म सरोवर को, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, ये किसको पानी उपलब्ध करवाती है, ब्रह्म सरोवर को बच्चों। और ब्रह्म सरोवर कहाँ है ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, भगवान ब्रह्मा को समर्पित ये सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और एक है मेरे बच्चों पुंडरीक सरोवर। इस पुंडरीक सरोवर को लेके मान्यता ये है लोगों में कि सतयुग से लेकर अब तक ये एक बार भी नहीं सूखा है। और लेकिन अब बच्चों जब ये सूखना शुरू हुआ तो इस पुंडरीक सरोवर के अंदर पानी उपलब्ध करवाती है कौन सी नहर, नरवाना नहर। और ये पुंडरीक सरोवर आपका पुंडरीक कैथल के अंदर है। कहाँ है सर,
पुंडरी कैथल के अंदर है। तो ये है आपकी कौन सी ब्रांच, नरवाना ब्रांच। नरवाना ब्रांच के बाद पढ़ेंगे सेकंड बरवाड़ा ब्रांच। बरवाड़ा ब्रांच की क्षमता ध्यान रख लेना 1700 क्यूसेक। कितने क्यूसेक, 1700 क्यूसेक। बच्चों हम बात करें जल उपलब्ध करवाती है ये बरवाड़ा तहसील का एक गांव खेद्दड़, खेद्दड़ के अंदर बना हुआ है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसे उत्तर भारत की मेगा परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसे हम हिंदी में तापीय विद्युत संयंत्र बोलेंगे, तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में जल आपूर्ति देने का काम बरवाड़ा ब्रांच करती है बच्चों। कौन सी ब्रांच करती है, बरवाड़ा। अब हम बात करें तो और कौन सी ब्रांच थी इनमें से, इसमें से बच्चों हमने नरवाना पढ़ ली है, बरवाड़ा पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे जूही ब्रांच। कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे, जूही ब्रांच। तो नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पे वो है जूही नहर। जूही जो है ना मेरे बच्चों, ये भिवानी जिले का क्षेत्र है जूही। जूही नहर की कुल लंबाई आपको पता होनी चाहिए एक तो 170 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 170 किलोमीटर है। जूही नहर का जो निर्माण है ना बच्चों, वो चौधरी बंसीलाल के द्वारा करवाया गया था। चौधरी बंसीलाल के द्वारा। यही कारण है कि 2008 के अंदर इसका नाम हरियाणा की विधानसभा के अंदर बच्चों कर दिया जाता है सहमति से, बंसीलाल नहर। तो जूही नहर को बंसीलाल नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, ये जो जूही नहर है ये कहाँ पर सिंचाई करती है, तो जूही जो नहर है बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये भिवानी रेवाड़ी रेलमार्ग के साथ लगते खेतों को सींचने का काम करती है। भिवानी रेवाड़ी रेलमार्ग के साथ लगते क्षेत्रों में मेरे बच्चों क्या करती है, सर सिंचाई करती है। ठीक है, जूही नहर के बाद जो नेक्स्ट नहर है 4 नंबर पे जो इसकी ब्रांच है वो है मेरे बच्चों भिवानी नहर। भिवानी नहर में बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक तो इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है बच्चों। एक इस भिवानी नहर का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा जो नाम है वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर है बच्चों। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती अपने हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे, 1967 से लेकर 76 तक। और एक ऐसे राज्यपाल है बच्चों जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 1976 के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, हरियाणा के दूसरे राज्यपाल हुए हैं ये, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। नेक्स्ट जो ब्रांच है इसकी वो है आपकी लोहारू नहर। लोहारू नहर में भी सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को, एक तो इस लोहारू नहर की कुल लंबाई ध्यान रखनी है। कुल लंबाई जो है बच्चों इसकी है 225 किलोमीटर। कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। और इसका जो दूसरा नाम है
वो है इंदिरा गांधी नहर। ये वो इंदिरा गांधी नहर नहीं है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, ये अपने हरियाणा की लोहारू नहर का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर बच्चों, ठीक है। तो ये अपनी भाखड़ा की क्या थी, ब्रांच थी। ये हमारी भाखड़ा की क्या थी, ब्रांच थी। इनके अलावा हमें ध्यान रखना है तीसरी जो नहर मैंने आपको बताई थी, गुड़गांव। बस एक दो नहर और है, ये पढ़ लेते हैं, फिर नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। गुड़गांव जो नहर है बच्चों, ये दिल्ली के ओखला बैराज से निकाली गई है। ओखला एक गांव का नाम है, इस गांव के अंदर एक बैराज बनाया गया, और ये जो बैराज बनाया गया है बच्चों, वो दिल्ली से गुजरने वाली कौन सी नदी के ऊपर, यमुना नदी के ऊपर। तो दिल्ली के ओखला बैराज जो यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, वहां से निकाली गई है गुड़गांव नहर। बच्चों बात करें तो फरीदाबाद, फरीदाबाद से अलग हुआ पलवल, पलवल के साथ सीमा बनाता नूह, और नूह अलग हुआ गुरुग्राम से। इन चार जिलों के अंदर सिंचाई करने का काम और इन जिलों की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि, 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है बच्चों। कौन सी नहर, गुड़गांव नहर, ठीक है। गुड़गांव नहर के बाद नेक्स्ट आपको मैंने बताया था दादूपुर नलवी नहर। दादूपुर नलवी नहर, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है यमुनानगर व अंबाला जिलों में जल उपलब्ध करवाने के लिए बच्चों ये जो नहर है ये बनाई जानी शुरू भी नहीं हुई थी कि बच्चों किसानों ने कोर्ट में केस जीता और फिर सरकार को किसानों को वो ज़मीन वापस देनी पड़ी, क्योंकि ये किसानों के द्वारा बहुत पहले सस्ते दामों पर सरकारों ने ज़मीन खरीद ली थी, लेकिन अभी तक बच्चों इसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया था। तो किसानों ने बोला कि हमारी जो ज़मीन है वो सस्ते दामों में गई है और हमें ज़मीन अब हमारे आज के हिसाब से जो दाम है ज़मीनों के, उस हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए। तो बच्चों केस कर जाते हैं, और केस कर जाते हैं किसान, तो किसान केस जीत जाते हैं कोर्ट के अंदर। जीतने के बाद बच्चों ना तो वो ज़मीन देते हैं और ना वो पहले वाले पैसे देते हैं सरकार को, ठीक है। तो जल उपलब्ध करवाने हेतु ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू भी नहीं हुआ था। तो बच्चों अब ध्यान रखना है कि यह परियोजना अब समाप्त कर दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में कौन सी नहर को लेकर परियोजना समाप्त की गई, आप बोलेंगे दादूपुर नलवी नहर, जो जल उपलब्ध करवाने वाली थी यमुनानगर और अंबाला जिले के अंदर। बस लास्ट नहर पढ़ा रहा हूं बच्चों, उसके बाद टॉपिक होगा कंप्लीट, और वो है SYL। SYL इसको बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक नहर, ठीक है बच्चों। ये जो SYL है ये गठन के समय से ही हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का कारण है। हरियाणा व पंजाब के बीच विवाद,
ठीक है, का कारण है। हरियाणा वालों ने तो बच्चों इस नहर की खुदाई अपनी साइड से कर दी, लेकिन पंजाब जो है उसने इस नहर की खुदाई नहीं करवाई, और जितनी नहर पंजाब के अंदर एक बार खोदी जानी शुरू की गई थी उसको भी अब बच्चों पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों कोर्टों में बच्चों हरियाणा ये केस जीत भी गया है, लेकिन तब भी पंजाब मानने वाला नहीं है और अपने हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब नहीं दे रहा, और इसी को बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक विवाद। बच्चों बात करें तो इस परियोजना की जो कुल लंबाई है वो 212 किलोमीटर है। परियोजना की जो कुल लंबाई है वो कितनी है सर? 212 किलोमीटर है, और 212 में से हम बात करें तो अपने हरियाणा में 91 किलोमीटर है, ठीक है, और बाकी जो शेष है बच्चों वो कहाँ है? ये पंजाब के अंदर है, ठीक है। तो 212 में से 91 माइनस कर लेना, बाकी बची हुई जो है लंबाई इसकी कहाँ है? पंजाब के अंदर है। तो अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ बड़ा मजा आया होगा तुम्हें ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ गए। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा हमने शुरू किया था, और नदियों से मैंने शुरू किया था इसको, फिर नदियों के ऊपर डैम बनाए हमने, फिर झीलें पड़ी, और आज हमने नहर को फिनिश कर लिया है। तो कल की क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जैसा तुम बोलोगे उसी टॉपिक को बच्चों कल हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो कल तुम जो भी टॉपिक तुम्हें मुश्किल लगे ज्योग्राफी में वो मेरे को बता देना, उसी टॉपिक की हम शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।